बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहमदाबाद सबसे पहले इस आपके शानदार इस्तकबाल का मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमदाबाद मेरा मतलब इस मार्च, ये जो इस्लामाबाद की तरफ हम हकीकी आजादी की मार्च कर रहे हैं, उसका मकसद क्या? खास तौर पे मेरे जो नौजवान यहां, और पता नहीं 3 दिन से आप इंतजार कर रहे थे, और मुझे आपसे माजरत भी करनी कि हमें देर लगी पहुंचने में। रास्ते में लोगों की मोहब्बत ही इतनी थी, लोगों ने प्यार ही इतना दिखाया कि हमारा रास्ता बड़ा आहिस्ता आहिस्ता पहुंचे आपके पास। लेकिन देखें, ये कोई सियासत नहीं है, ये जहाद है। ये इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने की जहाद है। कायदे आजम ने हमें अंग्रेज से आजादी दिलवाई, और जिस तरह कायदे आजम ने, इसके बावजूद कि उनको पता था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे, कैंसर थी उनको, लेकिन उन्होंने इस तरह की जद्दोजहद की कि आज हम, और जब तक पाकिस्तान रहेगा, हम कायदे आजम का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें आजादी दिलवाई। लेकिन अहमदाबाद, हम अभी तक आजाद नहीं हैं। मेरा मकसद इस्लामाबाद पहुंचने का और आप सबको अपने साथ ले जाने का एक मकसद है कि मेरी कौम हकीकी तौर पे आजाद हो। और आजाद कैसे होगी? जब मेरी कौम को इंसाफ मिलेगा, जब ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून बनेगा, जब छोटा चोर, गरीब आदमी जेल में जाए और बड़ा डाकू एनआरओ लेके वजीर आजम बन जाए। जेलों में जाके देखें, आपको सिर्फ गरीब लोग नजर आएंगे। क्या यहां सिर्फ गरीब चोरी करता है? गरीब की चोरी क्या है? वो कितनी चोरी कर लेगा? वो साइकिल चोरी कर लेगा, मोटरसाइकिल कर लेगा, ज्यादा ही बड़ा चोर हो तो गाड़ी चोरी कर लेगा। लेकिन यहां तो मुल्क को चोरी कर देख के बाहर भाग गए हैं। यहां तो मुल्क को लूट गए हैं। ये जो जूते पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ, 16 अरब रुपए की एफआईए के अंदर चोरी पकड़ी गई। 1600 करोड़ रुपया और 8 अरब रुपए, 800 करोड़ रुपए की चोरी नैब में पकड़ी गई इसकी टीटी केस में। तो 24 अरब रुपए का जो डाकू है, उसकी सहूलत, उसकी ताकतवर हलकों ने मदद की, उसको नई सजा देने दी, उसके केसेस को स्लो डाउन किया, जजेस के ऊपर प्रेशर डाला, और जिसको आज जेल में होना चाहिए था और इस कौम का चोरी किया हुआ पैसा वापस होना चाहिए था, उसको आज वजीर आजम बना दिया। जो राणा सनाउल्लाह, अठारह कत्ल इसने आबिद शेर अली का बाप जो नून लीग में,
اس نے کہا 18 قتل کیے ہیں اس نے. لوگ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ اس نے قتل کیے ہیں, زمینوں پہ قبضے کیے ہیں. سب سے بڑا جرائم پیشہ آدمی, اس کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا. ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے 14 لوگوں کا قتل کیا اس نے. یہ وہ جا کے انٹیریئر منسٹر بن گیا. اور جس کو فائنانس منسٹر بنایا, جو فائنانس منسٹر ہے اسحاق ڈار, اس نے میجسٹریٹ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں شریف خاندان کے لیے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیجتا تھا, منی لانڈرنگ کرتا تھا. خود اس نے لکھ کے دیا ہے. اور وہ جو بگوڑا نواز شریف سزا یافتہ ہے, اس کو عدالتوں نے 2 سال کی تفتیش کے بعد سزا دی. اور یہ نواز شریف جو جے آئی ٹی بنی تھی, جس نے تفتیش کر کے اس کو سزا دلوائی, اور 4 لندن کے سب سے مہنگے علاقے کے اندر جو فلیٹ تھے جو مریم کے نام پہ تھے. افسوس اس ملک کی بدقسمتی کہ اس نے جج نے بری کر دیا کہ جی اسے کہتا ثابت کرو ان کے فلیٹ ہیں. ثابت کیا کرتے؟ نواز شریف نے خود اسمبلی میں کہا کہ یہ ہمارے ہیں. اس کے بیٹے حسین شریف نے کہا الحمدللہ یہ مریم کے فلیٹ ہیں. اور جج اس سے پوچھتا کہ ثابت کرو, اور اپنا نیب کا آدمی بٹھایا جو کہتا جی میں تو ثابت کر ہی نہیں سکتا. تو احمد آباد سن لو میری بات. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں, وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جدھر صرف چھوٹے چور کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اور بڑے ڈاکو کو اس ملک کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا. 1500 سال پہلے میرے عظیم لیڈر نے تب کہہ دیا تھا وہ قوم بچتی نہیں ہے تباہی سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. میرے پاکستانیوں سن لو, یہ جو نظام ہمارے پہ مسلط کیا ہے آج, یہ جو چوروں کو ہمارے اوپر بٹھایا ہے, اس ملک کے سب سے بڑے مافیاز 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے. پہلے جنرل مشرف نے پہلے ان کو دونوں کو چوری میں نکالا اور پھر اپنی کرسی بچانے کے لیے دونوں کو این آر او دیا. پیسہ پاکستانی قوم کا, اور معاف کر رہے مشرف, اس کا اپنا پیسہ تو تھا ہی نہیں. اور ان دونوں نے مل کے 10 سال ملک کو لوٹا. اور اس کے بعد بند کمروں میں فیصلہ ہوا, تھوڑے سے لوگوں نے اس ملک کے مستقبل کا بیڑا غرق کیا. بند کمروں میں فیصلہ کر کے پھر ان چوروں کو پر مسلط کر دیا ہمارے. اور آج ہماری معیشت دیکھو, انہوں نے آ کے جو ہماری انڈسٹری تیزی سے بڑھ رہی تھی, نوجوانوں کو نوکریاں مل رہی تھی, ورلڈ بینک کہتا ہے کہ سارے بر صغیر میں پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار دیا جا رہا تھا. ہماری معیشت 2 سالوں میں 17 سال کے بعد سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی. کورونا کے باوجود ہمارے کسانوں کے پاس کبھی اتنا پیسہ ہی نہیں آیا جو ہمارے آخری 2 سالوں میں آیا.
फसलों की कीमत मिली, उन्होंने अपनी जमीन पे लगाई, 4 हमारी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई, मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा था, सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की। इस मुल्क में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा पैसा $31 अरब भेजा, तो मुल्क तो ऊपर जा रहा था। बैरूनी साजिश हुई उनके साथ, और बैरूनी साजिश याद रखो कभी कामयाब नहीं होती जब तक अंदर सहूलतकार ना हो, जब तक अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना हो, कोई साजिश कामयाब नहीं होती। बंद कमरे में फैसले किए गए, मुल्क के मुस्तकबिल से खेला गया, चोरों को ऊपर मुसल्लत किया गया। और जब देख रहे हैं कि आवाम रिजेक्ट कर रही है इन चोरों को, 35 इलेक्शन हुए, 37 इलेक्शन हुए पिछले 6 महीने में, 37 बाय इलेक्शन हुए हैं जब से हमारी हुकूमत को हटाया है। 29 तहरीक इंसाफ ने जीते हैं। 75% इलेक्शन सारी जमातें एक तरफ तहरीक इंसाफ ने उनको सबको हराया। दुनिया की तारीख में, दुनिया की जमहूरियत की तारीख में ये आपके सामने वो इंसान खड़ा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 8 इलेक्शन जीता हूं मैं, 8 इलेक्शन, और एक ही असेंबली के 12 इलेक्शन जीता हूं, सिर्फ इसलिए कि सारी कौम फैसला कर बैठी है, इन चोरों को रिजेक्ट कर बैठी है, इस माफिया को रिजेक्ट कर बैठी है। वो जो बार भगोड़ा, जब इससे सवाल पूछा जाता है कि नवाज शरीफ बताओ ये आपके पास पैसा किधर से आया, तो दुम दबा के बाहर भाग जाता है, वहां जाके डील करता है, वहां जाके डील करता है, और जब यहां डील होती है तो वापस आता है, फिर लूटता है, फिर मुल्क का पैसा लूटता है, और फिर जब पकड़े जाने लगता है फिर बाहर भाग जाता है। अब वो भगोड़ा बाहर बैठ के इंतजार कर रहा है कि यहां माहौल साजगार हो, यहां ताकतवर हलकों से अंडरस्टैंडिंग हो कि वो फिर से वापस आ जाए। नवाज शरीफ तुम भी सुन लो और तुम्हारे सहूलतकार भी सुन लो, सब सुन लो, हैंडलर सुन लो कि ये पाकिस्तानी कौम है, ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये गाय भैंसें नहीं है कि जब तुम्हारी बात ना माने, जिस तरह गाय भैंसों को डंडे मार के इधर लपीट कर दो और जब चाहे तो उनको इधर भी कर दो डंडे मार के। ये पाकिस्तान की कौम है, ये उम्मत है, ये दुनिया के सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने वाले लोग हैं। इनको अगर आप ये जो जबरदस्ती कोशिश करेंगे कि इन चोरों की हम हिमायत करें या इनकी क़ियादत को कबूल कर दें, मैं आज आपको कह रहा हूं कि कौम आपके खिलाफ हो जाएगी। कौम किसी के साथ, जो इनके साथ होगा, कौम उनके खिलाफ होगी। इदारों की इज्जत तब होती है जब कौम इदारों की इज्जत करती है। इदारे अपनी इज्जत कैसे करवाते हैं? अपने फैसलों से। जज अपनी इज्जत कैसे करवाता है? अपने फैसलों से। जस्टिस कॉर्लिनियस को आज भी दुनिया जानती है कि वो एक ऐसा जज था जो इंसाफ कायम करता था।
कानून की बालादस्ती, उनकी इज्जत करते हैं लोग। अपने इदारे, उनकी मजबूती तब होती है जब कौम उनके पीछे खड़ी हो। और अगर वो इदारों का ख्याल है कि वो चोरों के साथ खड़े हो और ये समझे कि ये भेड़ बकरियां भी उनके पीछे लग जाएंगी, भेड़ बकरियां तो लग जाएंगी, पाकिस्तानी कौम नहीं लगेगी। हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आ रहे हैं। मैं सारे पाकिस्तान से जैसे इस्लामाबाद के करीब पहुंचूंगा, और हमें देर लग रही है, हमें 8-9 दिन लगेंगे इस्लामाबाद पहुंचते हुए। सारे पाकिस्तान को मैं आज दावत दे रहा हूं, गिलगित बल्तिस्तान से काफिले निकलेंगे, बलूचिस्तान से काफिले निकलेंगे, सिंध से काफिले निकलेंगे, सारे पाकिस्तान से काफिले निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ।